फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज आपके अपने चैनल आनंद प्यारी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं फिर से आज एक बार आपको इंटरमीडिएट क्लासेस चैप्टर नंबर 1 का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने लेकर आया। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और मैं अपनी तरफ से आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा और बताना चाहता हूँ। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए हमने 2 फॉर्मूला बनाया है। क्या नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे कहते हैं असमान रूप से चार्जों का, असमान रूप से आवेशों का वितरण। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक समान रूप से आवेश का वितरण। मेरा कहने का मतलब है कि जो नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें क्या होता है, एक सिस्टम होता है, उसमें मतलब असमान रूप से कोई मतलब एक सिस्टम नहीं होता चार्ज का वितरण करने का। मतलब वो कहीं ज़्यादा तो कहीं कम, किसी प्रकार से क्या होता है, चार्ज का जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लेकिन जो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें एक समान रूप से चार्जों का वितरण होता है। अगर इस तरीके से प्लस प्लस मतलब कि आवेश होता है एक समान, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, एक मतलब समान आवेश, समान रूप से क्या होता है, आवेशों का वितरण होता है। इसकी बात तो बस इतनी ही है। मतलब एक डिफरेंट टाइप रूप से क्या होता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मतलब एक समान रूप इसमें होता ही नहीं है कभी भी। अब इसको हम देयर आर 3 टाइप्स ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है वही बताते हैं हम आपको। कितने प्रकार का होता है यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? 3 प्रकार का होता है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ चार्ज, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। फर्स्ट है आपका लीनियर, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको कहते हैं रेखीय आवेश वितरण, ठीक है। दूसरा है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कहते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण। तीसरा है हमारा आयतन आवेश, मतलब वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आवेश वितरण, ठीक है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, रेखीय आवेश वितरण क्या होता है। नोट्स हम आप लोगों को मैटर दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट की हेल्प से आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, अपनी कॉपी में पर्टिकुलर नोट्स बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब एक एक करके तीनों को मैं आपके सामने क्या करूँगा, प्रूव करूँगा। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। सबसे पहले हम बताएंगे आपको लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम कहते हैं रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण कहते
कहते हैं रेखीय आवेश वितरण। ठीक है, रेखीय आवेश वितरण। हमने एक निकाय ले लिया, क्या ले लिया? एक निकाय है वो। ठीक है, इसमें क्या हुआ? पॉइंट ए लिया हमने, एक पॉइंट ले लिया बी। ठीक है, अब एक मेटल है हमारे पास, इस पे एक समान रूप से चार्ज क्या है? आवेशी। ठीक है, और इसका इस पे माना मैंने यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? एक डिफरेंट है, डी एल मान लिया, और इस पे कितना चार्ज है? डी क्यू है। ठीक है, अब वो से बिंदु ए तक की दूरी को क्या हमने मान लिया? आर वेक्टर आर। ठीक है, और आर डैश मान लिया, वेक्टर आर डैश मान लिया, और बी तक की दूरी क्या मान लिया हमने? वेक्टर आर माना है। क्या माना है? वेक्टर आर माना है। अब इसको भी मिला दिया, इसके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? इसके बीच की दूरी ए और बी की, क्योंकि यहाँ इस पे कितना चार्ज है? पॉइंट ए पे डी क्यू, और इस पे कितना है? क्यू नॉट। ठीक है, क्यू नॉट। अब बात आती है क्या है? मेटल्स हैं, इस पे एक समान रूप से चार्ज क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। एक समान रूप से क्या हो रहा है? चार्ज फ्लो हो रहा है। तो चार्ज क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। अब बात आती है समझाने की कि यहाँ पे देखो डीएल डीक्यू क्या है? डीएल जो है एक इसकी डिस्टेंस है, सपोज दैट आप कंसीडर कर सकते हैं 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी डिस्टेंस मतलब एक छोटा सा खंड है जिसकी डिस्टेंस है डीएल, और इस पे चार्ज कितना है? डी क्यू, और यहाँ पे कितना चार्ज है? क्यू नॉट। ठीक है, इस पे किस बिंदु पर? पॉइंट बी पे, इस पे है बिंदु बी पे। ठीक है, अब बात आती है कि इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी है? इस तार की एल मान लिया मैंने। ठीक है, माना ये लिखना क्या हमको? माना यह लंबाई का एक तार है। ठीक है, और मुड़ा हुआ है और सीधा है, कहीं मुड़ा हुआ है और सीधा है। कितने चार्ज इस पे आवेशित हो रहे हैं? एक समान रूप से चार्ज इस पर क्या हो रहे हैं? वितरित हो रहे हैं, आवेशित हो रहे हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम कि यहाँ लिखते हैं, माना यह लंबाई का एक तार, यह लंबाई का एक तार है जो सीधा और मुड़ा हुआ है। लंबाई का एक तार जो सीधा है और मुड़ा हुआ है। क्या है? सीधा है और मुड़ा हुआ है। ठीक है, क्या हो रहा है? मैंने बताया कि एक समान रूप से आवेशित है। यही चीज लिखना फिगर में, जो मैंने फिगर बनाया है, एक समान रूप से, एक समान रूप से आवेशित है, एक समान रूप से आवेशित है, आवेशित है। तार पर रैखिक आवेश घनत्व, तार पर जो इसका घनत्व है, तार का घनत्व, कौन सा घनत्व? लीनियर। ठीक है, लीनियर डेंसिटी मतलब रैखिक आवेश घनत्व। तार पर रैखिक आवेश घनत्व, घनत्व क्या होता है बेटा? आवेश बटा लंबाई।
आवेश बटा लंबाई, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लेम्डा से, ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लेम्डा से, लेम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। यह जो रैखिक खंड आवेश होता है बहुत ही सूक्ष्म खंडों से, मतलब ये जो यही तो भैया रैखिक खंड आवेश मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल से, छोटे छोटे पदार्थों से मिलकर बना होता है। अरे भाई कोई मैटर होता है, कोई पदार्थ होता है, किससे मिलकर बना होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है कि नहीं। वैसे जो हमारा मेटल है यानी वायर कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, किससे मिलकर बना हुआ है, तारों से, मतलब छोटे छोटे कण से मिलकर एक मतलब बड़ी चीज़ का निर्माण किया जाता है, बड़े पदार्थों का निर्माण किया जाता है। कैसे, छोटे छोटे कणों से। जैसे मान लिया मैंने कि ये मेटल है, इसको किससे बनाया मैंने, छोटे छोटे कणों से, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से क्या कहता है मिलकर मिला करके इसको बनाया हुआ है मैंने, ठीक है। अब आवेश को किससे रिप्रेजेंट किया है, डी क्यू से, किससे रिप्रेजेंट किया है, डी क्यू से, यही तो किया है ना। तो हम मानते हैं लैम्डा इक्वल टू कितना होता है, डी क्यू अपान में डी एल, ठीक है, या लिख सकते हैं डी लैम्डा डी एल इक्वल टू द डी क्यू, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं कि कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार, ठीक है, कूलाम के नियम के अनुसार डी क्यू के कारण, डी क्यू के कारण धन परीक्षण आवेश, डी क्यू के कारण धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर लगने वाला बल, कौन सा बल लगता है, आपने कूलाम के नियम में पढ़ लिया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है वह दो रूप से लग सकता है, या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या तो फोर्स ऑफ रिपल्सन, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे कूलाम के नियम के, यहाँ लिखिए कूलाम के नियम के अनुसार, के नियम के अनुसार, अनुसार क्या होता है कूलाम का नियम, F इक्वल टू द डी एफ इक्वल टू द 1/4 एप्सिलॉन नॉट डी क्यू क्यू नॉट अपान में आर का स्क्वायर, या आप कह सकते हैं पहले कूलाम का नियम ही लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा क्या, Q1 Q2, लेकिन हमें इस फिगर की हेल्प से यहाँ पे लिखना है, तो Q1 की जगह क्या है, डी क्यू है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे डी क्यू, ठीक है, और Q2 की जगह क्या है बेटा, क्यू नॉट है, क्या है, क्यू नॉट है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, और एक चीज और है, आर का स्क्वायर। मैंने माना कि यहाँ पे अब तक हम पढ़ रहे थे सिर्फ कूलाम का नियम, लेकिन अभी मैंने दो चीज पढ़ा कि कूलाम फॉर्म इन कूलाम्स लाइन वेक्टर फॉर्म, यहाँ पे देखो रिप्रेजेंट कर रहा है इसकी डायरेक्शन को, तो मुझे इसके बीच की दूरी भी निकालनी है। अगर मैंने यहाँ मान लिया ए बी इक्वल टू द, मतलब त्रिभुज के नियम के अनुसार, त्रिभुज के मतलब त्रिभुज के नियम के अनुसार, सदिश त्रिभुज का नियम, वेक्टर फॉर्म इन ट्रायंगल्स लॉ, त्रिभुज का नियम मतलब दो भुजाओं का योग इक्वल टू द तीसरी भुजा, दो भुजाओं का एक मतलब कि ओ ए माइनस ओ बी इक्वल टू द ए बी, हम ऐसे लिख सकते हैं ब्रैकेट में, ओ ए माइनस ओ बी इक्वल टू द ए बी। तो ओ ए का मान कितना बेटा, मान लिया मैंने इसको आर मान लिया, इसको आर डैश मान लिया, तो आर माइनस आर डैश वेक्टर लगा लो ऊपर, ठीक है, इक्वल टू द कितना है, ए बी, ठीक है। अब एक चीज और होता है, यहाँ लिखते हैं हम आर स्क्वायर, यहाँ पहले से ही है, यहाँ पे डी एफ लगा लो भाई, यहाँ डी क्यू है, तो मतलब बहुत छोटा है, बहुत जहाँ छोटी बात आती है वहाँ डी लग जाता है, बहुत छोटी चीज की बात हो रही है। तो आगे करते हैं डी एफ इक्वल टू द होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू, ठीक है, यहाँ आर कैप मान लेते हैं, आर कैप, ठीक है, यूनिट वेक्टर है हमारा। अब यहाँ बात आती है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू, क्या हो जाएगा बेटा, डी क्यू इंटू क्यू नॉट अपान में आर का मान कितना दिया, मतलब ए बी इक्वल टू कितना होता है, यहाँ पे मॉड
ऑन लगा लेते हैं, मतलब कि एक फिक्स डिस्टेंस है इसका, अगर नेगेटिव हो तभी इसको प्लस में लिखेंगे, अगर पॉजिटिव होगा फिर भी इसको प्लस में लिखते हैं। मॉड का मतलब ये होता है, मतलब आर वेक्टर माइनस आर डैश वेक्टर का क्यूब इंटू आर माइनस आर डैश, ठीक है। ये हो गया हमारा रेखीय आवेश वितरण। अब इसको एक फॉर्म में और लिख सकते हैं कि मतलब डी क्यू, अभी आप सोच रहे हो कि मतलब डीएल जो है और क्यू नॉट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर माइनस आर डैश है, ठीक है। यहां लिखेंगे हम डीएल और क्यू नॉट के बीच की दूरी, डीएल डिस्टेंस क्यू नॉट कितना है, आर माइनस आर डैश, ठीक है। यही तो लिखना है ना, आर माइनस आर डैश है। तो अब यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ डीएफ बीच की दूरी, अब इसके सीधे सीधे लिख देते हैं, डीएफ इक्वल टू द क्या होता है, डीएफ इक्वल टू द 1/4 एप्सिलॉन नॉट लैम्डा आर माइनस आर डैश अपॉन में मॉड आर माइनस आर डैश का क्यूब डी एल, ठीक है। यही होता है रेखीय आवेश वितरण का नियम। आगे हमको बताना है आपको सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी बात करते हैं आपसे। फिर अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग बिना इसकी चार्ट जो है कमेंट में बता सकते हैं। समय कम होता है और थोड़े से समय में हमको बहुत सारा मैटर आपको बताना पड़ता है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश की गई है इसमें, और यही आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।